नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड में विशेष सत्रों में यूसीसी लागू होगा। 5 फरवरी से उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और धामी सरकार ने अपना जनता से किया वादा पूरा किया है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में मुद्दा शामिल किया था जिसे अब पूरा करने जा रही है। धामी ने पहले कैबिनेट में बनाई थी विशेष समिति, जिसके बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार यूसीसी लागू करने वाली है उत्तराखंड में। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे अब शामिल किया था, जिसे अब उत्तराखंड में धामी सरकार पूरा करने वाली है। आज यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। धामी ने पहली कैबिनेट बनाई है और बता दें कि यूसीसी कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे उत्तराखंड में। धामी ने पहले कैबिनेट में विशेष समिति बनाई थी। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा और धामी सरकार ने जनता से किया अपना वादा पूरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि अब यूसीसी की रिपोर्ट सामने आने वाली है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय में उद्घाटन भाषण में इंडिया गठबंधन पर के नेताओं को कुत्ता शब्दों से संबोधित किया था। इसी बात का पलटवार करते हुए करण मेहरा ने कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता और जहां से यह बात आई है वे गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के चेले हैं। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे ढोकने का काम। ये इतनी गठबंधन है। दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता हूं जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे के चेले लोग हैं और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टी पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और वफादारी को जयतंत्र क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा। पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था। ये गौतम को याद रखता है। समान नागरिक संहिता की कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपा है। बता दें कि मंच पर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये समिति इससे पहले 72 बैठकें कर चुकी है और इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली और अनेक स्थानों पर जाकर लोगों की राय भी इस कमेटी ने ली है। वहीं नया बजट भी इस वर्ष का पेश हो गया है। साथ ही उत्तराखंड की जनता के साथ जो सरकार ने वादा किया था वो समान नागरिक संहिता के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को पुष्कर सिंह धामी जो है अब लागू करेंगे। धामी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने सरकार बनने के बाद ये पहला कार्य करने के वादा जनता से किया था, जिसके बाद अब ये जनता का किया हुआ वादा जो है पूरा हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने इसका ड्राफ्ट जो है सौंप दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं अल्मोड़ा के धूप छांव के बीच अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली और झमझम बारिश से ठिठुर बड़ी मौसम गुलजार हुआ। वहीं मौसम के चलते तापमान में गिरावट आई। लोग कई महीनों के बाद इस मौसम से लोगों के चेहरे खिल उठे और अब इंतजार है बर्फबारी का। लोगों का कहना है कि मौसम को देखते हुए लग रहा है कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत, बिनसर, जागेश्वर धाम आने वाले समय हिमपात होगा और वहीं नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने पर्यटकों को काफी तादाद जो है पर्यटकों की यहां पर मौजूद है।
मौसम जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से अब बारिश शुरू हुई है और बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, इससे ठंड बढ़ी है। और इसी के साथ साथ देर रात तक ये भी होता संभावना है कि अल्मोड़ा में बर्फ पड़े और इससे किसानों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी कि किसान यहाँ की जो खेती बारिश की वजह से रुकी पड़ी थी वो अब जरा ग्रोथ करना शुरू करेगा। अभी बर्फ पड़ने पे डिपेंड करता है, बर्फ पड़ गई तो फिर पर्यटक हम पहाड़ को दौड़ लगाते हैं, पर्यटक आएंगे करके। जबकि इधर जागेश्वर से लेकर इधर डोल आश्रम जागेश्वर जो हमारे ये पीक है अपना 0 पॉइंट है, तो इन जगहों पर जो है पर्यटकों का आगमन निश्चित रूप से होगा। मौसम ने करवट ले ली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अब बर्फबारी भी थोड़ी कहीं देखने को मिल रही है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिससे अब पर्यटक जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोग भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। काफी समय से बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे थे लोग, जिसके बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज करने के बाद बर्फबारी का माहौल जो है देखा गया है। बर्फबारी देखी गई है पर्वतीय इलाकों में, जिससे कि पर्यटक खुश नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों में खासा खुशी का माहौल है। लगातार पड़ रही ठंड ने लोग ठंड से ठिठुर गए थे और इसी बीच बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था। बारिश के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार ज्यादा बन गए हैं। वहीं हुई बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। बारिश से किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। ठंड के मौसम में छाते निकल आए हैं और बारिश से किसानों की गेहूं, गन्ना, लाही और मटर की फसल को लाभ दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से कि 1 माह से लगातार कोहरा हो रहा था और ये कोहरे से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो दलहन वाली फसल हो, चाहे तिलहन वाली फसल हो और चाहे आपके सब्जियां हो, तो इससे लगातार नुकसान हो रहा था। और ये बरसात होने से एक तो एक कोहरा हटेगा और दूसरे जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को इससे फायदा होगा। हाँ, कुछ लाई की फसल में नुकसान जरूर है, क्योंकि बरसात के साथ जो हवा चली है, इस हवा से लाई की फसल को नुकसान हुआ है और लाई की फसल थोड़ी गिर गई है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब जगह बारिश होने की वजह से हर तरह से कहीं ना कहीं किसान को फायदा हुआ। नुकसान तो ये है कि जैसे कहीं किसी को इंजन चला के लगाना पड़ता है, पानी लाइट नहीं आती है, कहीं ऊंचे खेत हैं जहाँ पानी का साधन नहीं है तो वहाँ पानी अपने आप दे दिया उसने ऊपर वाले ने। बारिश ना होने के कारण क्या बीमारियां भी पैदा होती हैं? बीमारियां बहुत पैदा होती हैं बारिश ना होने से। ठंड से फसल खराब होती है, कहीं सब्जियां हमारी जो है ज्यादा ठंड से धुंध पड़ती है, कोहरा खाता है उससे खराब होती है ना, तो वो हो जाएगा। खबर जसपुर से है, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं से घूमती हुई अल्पसंख्यक स्नेह जन यात्रा पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा की अगुवाई कर रहे इंतजार हुसैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। जसपुर विधानसभा पहुंचने पर बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, बीजेपी नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना की अगुवाई में जसपुर नगर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हुए फिर तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार लाने के लिए वचनबद्ध हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित कर रहे इंतजार हुसैन और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार के कार्यकालों को बखान किया और वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रिय लोकप्रिय देश के 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सभी 7 मोर्चों को कार्यक्रम दिए हैं। उस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज को भी स्नेह संवाद यात्रा का एक कार्यक्रम दिया है। उस
उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये स्नेह संवाद यात्रा प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो हमारे देश के अंदर कौमी एकता की मिसाल है उसको लेकर निकले। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूर्ण किया है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, जिसका खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, उसको देने की योजना का लाभ दिया है। आज आप देखिए आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया है। हर घर नल हर घर जल की योजना दी है। हर घर में गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया है। हर गरीब परिवार को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया है। हर घर परिवार को कहीं न कहीं जनधन योजना के माध्यम से, स्वरोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा काशीपुर पहुंची, जहां लोगों ने जमकर स्वागत किया। वहीं अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर देश और प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं से सबका विकास कर रहे हैं और इसमें देश में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त होना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यात्रा अल्पसंख्यक स्नेह यात्रा केंद्र एवं प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के बीच में साझा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इंतजार हुसैन ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश के अंदर मजबूती से कार्य कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम कर दिया आपके लिए, हमारी मां बहनों के लिए, तो मुझे बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। दूसरी बात, हर एक मुसलमान मर्द या औरत की ये तमन्ना होती है कि हम हज को जाएं, खाने काबा की जियारत करें, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ें। और जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो हज का कोटा बढ़ा दिया गया, जस्ट डबल। अब कोई कुरान अंदाजी नहीं हो रही है। साथ साथ हमारी मां बहनों को कहा गया अगर आपके पास महरम नहीं है और कोई ऐसा साधन नहीं है तो आप अकेले भी हज कर सकती हैं। और हमारी मां बहनें आज हज कर रही हैं। लगभग 4000 अगले साल कर चुकी हैं। अब की बार अल्लाह चाहेगा 6000 करेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सबों को लेकर चलने की बात करते हैं। स्नेह यात्रा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आह्वान किया है कि देश के अंदर सभी प्रदेशों में स्नेह संवाद यात्रा निकाली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरी बनाने का काम किया। उस दूरी को खत्म करने के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभाओं में, अल्पसंख्यक मुस्लिम लोकसभा में, अल्पसंख्यक मुस्लिम बूथों पर, अल्पसंख्यक मुस्लिम गांवों में, अल्पसंख्यक मुस्लिम वार्डों में स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करना। स्नेह संवाद का मतलब है प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके जाना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दूरी खत्म की है उसको दूर करने के लिए हम ये स्नेह संवाद यात्रा निकाली है। स्नेह संवाद यात्रा निकाली गई है जो काशीपुर पहुंची। आपको बता दें यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है और इस यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। स्नेह संवाद यात्रा काशीपुर पहुंची है और इस स्नेह संवाद यात्रा में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्नेह संवाद यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल रहे और काशीपुर पहुंचने पर इस स्नेह संवाद यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया और इस अंतरिम बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह नए भारत को देखकर पेश किया गया है और साल 2047 तक सरकार का फोकस है कि विकसित भारत बन सके। लेकिन विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि यह अंतरिम बजट ऐसा था जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बजट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं सामने नहीं आई। साथ ही करण मारा ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में सरकार आम बजट पेश करेगी, लेकिन वे अभी से कैसे कह सकती है कि उनकी ही सरकार केंद्र में आएगी। देखिए, बजट में अगर आप देखें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत है।
बजट में कुछ भी नहीं है। आप लखपति को करोड़पति की बात करें, लखपति तो लोग अपनी मेहनत से बने हैं। जो सही में गरीब थे वो कौन लखपति बना? मुझे दो चारों के नाम बता दीजिए कि मोदी जी की फलाना स्कीम से फलाना महीना जो है लखपति बनी। ऐसे कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते। ना तो किसानों के लिए कुछ है। जिस सरकार में 700 किसान आंदोलन मर गए, 5 किसान या 4 किसान एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी से कुचल दिया, उन किसानों के लिए आज इस बजट में कुछ नहीं दिखाई देता। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, ना ही टैक्स में कोई छूट है, किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। कोरोना से भयानक हालात हमने इस देश में देखे। मुझे लगता था इस बार स्वास्थ्य के लिए एक अलग से बढ़िया बजट होगा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा। फौज कमजोर हो रही दिन प्रतिदिन, अग्निवीर योजना से फौज के लिए कहीं कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिखाई दे रहा। और सीतारमण जी ने जो ये कहा कि हम जुलाई में असली बजट लेके आएंगे, ये बड़ा आश्चर्य देने वाला है, क्योंकि अभी अप्रैल में तो चुनाव हो जाएंगे, तो जुलाई में किसकी सरकार आएगी, क्या बजट आएगा, देखने वाला होगा। और वह वर्ल्ड बैंक की जो चेतावनी है कि जितना अन्य सरकारों ने 70 साल में लोन लिया, 10 साल में नरेंद्र मोदी उससे 3 गुना ज्यादा लोन ले चुके हैं। और हमारी टोटल जीडीपी जितनी हमारी जीडीपी हमारी भारत की है, उससे 100% ज्यादा उसका इन्फ्लेशन आ रहा है। तो वो बहुत खतरनाक है। खतरे के निशान से हम ऊपर चले गए हैं और सरकार के पास बजट में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस बजट ने निराशा पैदा की है। और जो लोग इंतजार कर रहे थे बजट में शायद कुछ, क्योंकि चुनाव आने हैं, लोग भावनिक कुछ चीजें मिलेंगी, गैस सस्ती होगी, फलानी चीज सस्ती होगी, ये सस्ती होगी, ऐसा देखने को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को देखते हुए ड्रग प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। ड्रग प्रशासन ने लोक सेवा आयोग को अध्ययन भेजा है और इस बात को लेकर उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह ने कहा कि अभी हमारे पास केवल 2 ड्रग इंस्पेक्टर हैं और 4 एसआईडी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 ड्रग इंस्पेक्टरों की जगह रिक्त है, जिसे लेकर लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है, जिस पर अब लोक सेवा आयोग मई महीने में परीक्षा आयोजित करेगा। अभी हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर केवल 2 ही पद भरे हुए हैं और 4 एसआईडी हैं। तो वो इंस्पेक्टर के पद तो सारे खाली हैं अभी, तो इनके आने से थोड़ा हमारे हो जाएगा कि ऋषिकेश नगर निगम के 290 सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इस दौरान आरोप लगाते हुए कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एक ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को भी भेजा। मांगे पूरी नहीं होने पर सफाई कर्मचारियों ने कार्मिक अनशन और शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। वहीं उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष नरेश खैरवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त जबरदस्ती सफाई कर्मचारियों से कच्चा मेला उठा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी निगम कर्मचारियों को सफाई के लिए भेजा जा रहा है। अपनी समस्या को लेकर के एकत्रित हुए, क्योंकि कई दिनों से जब से नए एमएनए साहब आए हैं शैलेंद्र सिंह नेगी जी, उनके द्वारा हमारे सभी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी, आप लोग सब जानते हो, पत्रकार भाई और पूरे शहर की जनता जानती है कि यही पर्यावरण मित्र जिन्होंने एक कोरोना काल में अपने शरीर को देख करके, ना अपने बच्चों को देख करके और ना ही किसी परिवार की चिंता करके पूरे शहर को एक स्वास्थ्य वातावरण दिया है और महामारी से बचाए शहर को। आज उन कर्मचारियों के ऊपर, तुम्हारे सफाई पर्यावरण मित्रों के ऊपर आज आवाज उठाई जा रही है कि ये चोर उचक्के हैं। जिनसे पता चल रहा है कि ऐसा है और यदि उनकी कोई मांगे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे हम और बातचीत के माध्यम से हल कराएंगे। और जहां तक बात है कि मतलब कूड़े के जो डंप हैं वो हटाए गए हैं, वो तो हटाना हमारा दायित्व है। नगर निगम का प्राथमिक दायित्व है कि वो सफाई व्यवस्था रखे। और होता ये था कि कुछ कॉलोनी से इकट्ठा करके कुछ एक ट्रांसफर पॉइंट बनाए गए थे, जैसे लाए और एक सामने इकट्ठा किया, फिर वहां से गाड़ियां जाती थी, फिर उसमें लोड होता था, फिर वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में आता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। फिर वो शहर में 5-6 पॉइंट ऐसे होते थे जहां पर बहुत कूड़ा पड़ा रहता था। यदि गाड़ी टाइम से नहीं आई तो पूरे दिन ऐसा रहता था, यदि उस दिन नहीं आए तो अगले दिन तक रहता था, जानवर उसमें घुसे रहते थे। तो ये सब जो है इस समय फिलहाल ऋषिकेश में हमने इसको जीरो करवा दिया
वहां पर बिल्कुल चूना छिड़का करके हमने घोषणा भी करवा दी माइक से। अब हम सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं इसी जगह। एमएलए साहब आए हैं, लगातार कोई ना कोई घटना हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। अब एक बात बताऊं, मैं महिलाओं की बात कहूंगी। यहाँ पे पूर्व सभासद हूँ, मैं सुलेखा वाल्मीकि मेरा नाम है। हमारी पूरे उत्तराखंड में उच्च स्तर पे हड़ताल चल रही है। भिन्न भिन्न हमारे जो कर्मचारियों के यूनियन है उनके माध्यम से चल रही है, लेकिन हमने फिर भी आकर ऋषिकेश की व्यवस्था को बनाए रखा है। अभी तक हमने एक भी दिन का कार्मिक अनशन भी नहीं किया है, ना ही कोई प्रदर्शन किया है हमने। इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ तीर्थ स्थान पे है, ड्राई एरिया है, हजारों हजार आदमी रोज यहाँ पे आता है घूमने के लिए। हम तो इतना मतलब बन के चल रहे हैं, नगर परिषद निगम हमारी रीढ़ की हड्डी है। मसूरी में सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिससे यहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। कई महीनों से बारिश के इंतजार से सूखे का भी खतरा बढ़ने लगा था, लेकिन मौसम के अचानक बदलने से बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि भी हुई। साथ ही मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। पर्यटकों के भी भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे होटल व्यवसायियों और व्यापारियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। और जिस प्रकार से मौसम में लगातार ठंडक बढ़ रही है, वह आने वाले पर्यटक सीजन के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। हिमपात की वजह से लोगों को राहत मिली है। मौसम में अब ठंड बढ़ने लगी है और पर्यटकों में भी खुशी की लहर नजर आ रही है और स्थानीय लोग भी इससे खुश हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी होने की वजह से लोग जो हैं स्थानीय, उनमें खुशी की लहर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर पौड़ी के मंडाखाल में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे आवाजाही में लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं रोजमर्रा की जिंदगी में पौड़ी पावों से गुजरने वाले लोगों को बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से यात्रियों के वाहन मुख्य मार्ग में अधिक बर्फबारी के कारण रपट भी गए, तो बहुत से यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी भारी बर्फबारी के कारण पैदल ही तय करनी पड़ी। अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान आगे भी सटीक साबित हुआ, तो आने वाले दिनों में जहां पर्यटकों के चेहरों में रौनक दिखाई देगी, तो वहीं रोजमर्रे के कामों के लिए आवाजाही करने वाले लोगों को बर्फबारी से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।